So today we are going to talk on the topic avian. कोविड के बाद हिप एवियन के केसेस काफ़ी बढ़े हैं और कुछ पेशेंट्स तो डेंगू या चिकनगुनिया के हॉस्पिटलाइजेशन के 1 साल के बाद प्रेजेंट करते हैं हिप में पेन। कभी कभी पेशेंट को पता ही नहीं चलता है, सिर्फ उसके चाल में फ़र्क आ जाता है और कोई थर्ड पर्सन उसको बताता है कि आपके चलने में कुछ डिफरेंस आ रहा है। पेशेंट के डे टू डे की जो एक्टिविटीज़ हैं पेशेंट वो नहीं कर पाता है। पेशेंट जो ऐसे होते हैं उनका एज ग्रुप भी यंगर एज ग्रुप होता है। क्रॉस लेग सिटिंग, स्क्वाटिंग, एवरीथिंग पेशेंट कैन डू आफ्टर 1 month। सो वी हैव टू गो फॉर पेनलेस मोबाइल स्टेबल हिप, जो कि हम सिर्फ एक ही तरीके से दे सकते हैं, दैट इज। Hello everyone, today we are going to talk with Dr. Shivam Patel. He is orthopedic surgeon at Levisham Hospital. Hello, I am Dr. Shivam Patel. I am a trauma and joint replacement specialist. I am currently working at Levisham Hospital. So today we are going to talk on the topic avian hip. हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो जानना चाहते हैं इसके बारे में। So सर, क्या मैं कुछ सवाल आपसे पूछ सकती हूँ इसके बारे में? मेरा पहला सवाल है सर, What is hip avian and what are its causes? जी, हिप एवियन अगर इसको स्प्लिट करके पढ़ा जाए तो एवास्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं। एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप। हिप में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सॉकेट और एक होती है बॉल। तो थाई बोन हम देखते हैं तो ऊपर इसको फीमर हेड बोलते हैं। अगर इस एरिया की ब्लड सप्लाई खत्म हो जाए और ये एरिया नेक्रोस हो जाए, दैट इज कि ये डेड हो जाए, तो वो कंडीशन को हम लोग हिप एवियन बोलते हैं। होता क्यों है? होता है ब्लड सप्लाई खत्म हो सकती है ट्रॉमा की वजह से, हिप डिसलोकेट हो गया किसी ट्रॉमा की वजह से, फ्रैक्चर हो गया उसके वजह से, क्रॉनिक यूज ऑफ स्टेरॉइड्स की वजह से। हमने देखा है कि कोविड के बाद हिप एवियन के केसेस काफ़ी बढ़े हैं, तो कोविड भी एक कॉज माना जा रहा है कि हिप एवियन उसकी वजह से भी हो रहे हैं। कुछ क्रॉनिक डिजीजेस हैं जैसे SLE है, सिकल सेल एनीमिया है, कुछ हाइपरलिपिडेमिया के पेशेंट्स होते हैं और कुछ पेशेंट्स तो डेंगू या चिकनगुनिया के हॉस्पिटलाइजेशन के 1 साल के बाद प्रेजेंट करते हैं हिप में पेन। पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है? पेशेंट आता है लंगड़ाते हुए, ग्रोइन में पेन है, हिप में पेन है। कभी कभी पेशेंट को पता ही नहीं चलता है, सिर्फ उसके चाल में फ़र्क आ जाता है और कोई थर्ड पर्सन उसको बताता है कि आपके चलने में कुछ डिफरेंस आ रहा है। पेशेंट हमारे पास आता है, हम एक्सरे करके देखते हैं तो पता चलता है कि हिप एवियन है। सर, मेरा दूसरा सवाल है, इज देयर एनी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर पेशेंट्स विद हिप एवियन? डिफरेंट प्रोटोकॉल होता है, ऑब्वियसली डिफरेंट प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल डिसाइड होता है पेशेंट किस स्टेज पे है अपने बीमारी के। जब पेशेंट हमारे पास आता है पहली बार सिम्टम्स के साथ में, हम पेशेंट को पहले क्लिनिकल एग्जामिन करते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है पेशेंट को, एंड अकॉर्डिंगली हम MRI और एक्सरे कराते हैं पेशेंट का और पेशेंट को स्टेज करते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4। स्टेज 1 और 2 में तो ज़्यादातर पेशेंट्स को पता ही नहीं चलता है। स्टेज 1 में एक्सरे में कुछ दिखता भी नहीं है, MRI में बोन एडिमा दिखता है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली उसको फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पे स्टार्ट करते हैं। स्टेज 2 के बाद स्टेज 3 और 4 में देयर इज नो सच रोल ऑफ फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। स्टेज 1 और 2 में हम बिस्फॉस्फोनेट थेरेपी और डिफरेंट रेजिमेंट्स हैं जो हम लोग ट्राई कर सकते हैं पेशेंट्स पे, पर इवेंचुअली अगर पेशेंट 3rd या 4th में पहुंचता है तो सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन। सर, मेरा तीसरा क्वेश्चन है, What is the best treatment for advanced cases of hip avian? Advanced cases, that means you want to ask about stage 3 and 4. Stage 3 और 4 तक पेशेंट लंगड़ाने लगता है। पेशेंट के डे टू डे की जो एक्टिविटीज़ हैं पेशेंट वो नहीं कर पाता है। दैट इज़ कि वो ज़मीन पे नहीं बैठ सकता है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता है, उसको चलने में लड़खड़ाहट होती है, हर एक कदम पे उसको पेन होता है। इन दैट कंडीशन पेशेंट जो ऐसे होते हैं उनका एज ग्रुप भी यंगर एज ग्रुप होता है एंड एक प्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है, तो वी कांट जस्ट गो ऑन विद द फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड वेट फॉर द वर्स्ट टू हैपन। सो वी हैव टू गो फॉर पेनलेस मोबाइल स्टेबल हिप, जो कि हम सिर्फ एक ही तरीके से दे सकते हैं, दैट इज हिप रिप्लेसमेंट। और उसमें भी जो सबसे बेस्ट होता है दैट इज डुअल मोबिलिटी हिप रिप्लेसमेंट, जिसमें पेशेंट को किसी भी तरीके की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। Okay. So what is the post operative protocol
When does your patient start walking? ये सारे पेशेंट्स का आप बोल सकते हैं, सबका क्वेश्चन यही होता है कि हम चलना कब स्टार्ट करेंगे। तो मेरा आंसर ये है कि आप चलना फिरना अगले दिन से स्टार्ट कर देंगे। शुरू के कुछ दिनों तक आपको फिजियोथेरेपिस्ट और वॉकर की ज़रूरत पड़ेगी, बट इवेंचुअली 15 to 20 डेज में वो भी वीन ऑफ करके एक स्टिक पे आएंगे एंड स्टिक के बाद फिर फ्रीली वॉक करना स्टार्ट करेंगे। स्टेयर क्लाइंबिंग स्टार्ट कर देंगे विदिन 1 month एंड क्रॉस लेग सिटिंग, स्क्वाटिंग, एवरीथिंग पेशेंट कैन डू आफ्टर 1 month। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनी रेस्ट्रिक्शन आफ्टर सर्जरी? That is patient specific. There is no such restriction for a fit patient. But if your patient is about 110, 120 kg, then you have to apply some restrictions because if the patient has a painless mobile hip, he will try to do anything. But with our treatment, with dual mobility hip, patient can sit cross-leg, squat, patient can walk freely, patient can jog, run, can do anything. But there are certain limitations which we advise on discharge for the patients. थैंक यू सो मच सर। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे व्यूअर्स को काफ़ी मदद मिली होगी। थैंक यू।